नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर। दोस्तों, ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन का टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब कि इसके ऊपर हम दो वीडियोस बनाएंगे, जिसमें से आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है और बॉडी रिकम्पोजिशन कौन कर सकता है। और आने वाले वीडियो में, यानी कि इसके दूसरे पार्ट में, उसमें हम जानेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन में आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है। बॉडी रिकम्पोजिशन को हम दो डेफिनेशंस दे सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो जो हम सब जानते हैं कि आप मसल बिल्डिंग करने के साथ साथ फैट लॉस भी करते हैं, उसको बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं। मतलब कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों एक साथ करते हैं, इस चीज़ को हम बॉडी रिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कि ऐसे लोग जो पास्ट में मस्कुलर थे लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अभी उनके जो मसल्स है उसकी जगह उनका फैट बढ़ चुका है और उतना उनका मसल्स का डेफिनेशन नहीं है बॉडी में। मतलब कि एक टाइम पे उनके बॉडी में अच्छा खासा मसल मास था, उनके बॉडी में डेफिनेशंस भी अच्छी थी, और अभी उनके बॉडी में डेफिनेशन नहीं है और मसल मास भी थोड़ा कम हो चुका है, और उसके साथ साथ फैट भी काफ़ी बढ़ चुकी है, उनका फैट का परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो अपने बॉडी को वापस से उस शेप में ले जाने को, मतलब कि जब एक बार आपका अच्छा शेप था, आप मस्कुलर शेप, उस शेप में वापस ले जाने की प्रोसेस को भी हम बॉडी रिकम्पोजिशन का नाम दे सकते हैं। क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन मतलब कि रिकम्पोजिशन, मतलब कि वापस से उस कंपोजिशन में जाने को भी हम बॉडी रिकम्पोजिशन का नाम दे सकते हैं। तो ये हो गई इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो चलिए अब जानते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है न्यूबीज या नोविज, या जो जिम के लिए नए हैं, मतलब कि जो लाइफ में पहली बार ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ये जान के थोड़ी हैरानी तो होगी कि न्यू टू द जिम पीपल, मतलब कि जो जिम में पहली पहली बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन काफ़ी इजी हो सकता है। और अगर वो अपना डाइट और ट्रेनिंग अच्छे से करें तो बॉडी रिकम्पोजिशन उनके लिए काफ़ी हद तक अचीवेबल हो सकता है। तो ये जो नए लोग हैं जिम के लिए, उनको अगर थोड़ा भी कैलोरिक डेफिसिट दिया जाए तब भी उनमें हम फैट लॉस अचीव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके बॉडी में हाइपरट्रॉफी भी जल्दी अचीव होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब कि आपकी जो मसल बिल्ड होने की प्रोसेस है उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब चलिए ये जल्दी से थोड़ा हाइपरट्रॉफी को समझ लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी क्या है। आमतौर पे हम लोग ये बोलते हैं कि हम जिम में मसल बिल्डिंग करने जाते हैं या बॉडी बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिम में एक्चुअली हम लोग मसल्स तोड़ते हैं, मसल ब्रेक डाउन करते हैं, उसके फाइबर्स जो होते हैं उसमें माइक्रो टेयर करते हैं, जिसको हम माइक्रोट्रोमा भी बोलते हैं। मतलब कि मसल्स के जो फाइबर है उसमें वेयर एंड टेयर करते हैं, उसको मैकेनिकल लोड देके या मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ा के हम उसमें वेयर एंड टेयर करते हैं। अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। आई नो अभी भी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसको सिंपल करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि देखिए हमें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि ये बिल्डिंग सिर्फ एक माले की बनेगी, तो उस हिसाब से हमने उसका फाउंडेशन जो है वो तैयार किया था। मतलब जो उसमें पिलर्स लगते हैं वो हमने एक माले के हिसाब से तैयार किए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने डिसाइड किया कि हमें एक माले की नहीं, हमें अभी चाहिए 2 माले की बिल्डिंग। तो सीधी सी बात है कि उसका जो फाउंडेशन है, जो पिलर्स है, उसको हमें बड़े करने पड़ेंगे। क्यों बड़े करने पड़ेंगे? क्योंकि उसके ऊपर जो अभी लोड आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो लोड बढ़ने की वजह से हमें ये जो फाउंडेशन है वो भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अब ये एग्जांपल को थोड़ा ये अपने मसल हाइपरट्रॉफी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि देखिए जब भी हम जिम में वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा बाइसेप्स कर्ल का एग्जांपल लेते हैं, जो हम बाइसेप कर्ल करते हैं, ये सभी ने किया हुआ है इसलिए थोड़ा इजी है समझना, इसलिए ये एग्जांपल लेते हैं। बाकी हर एक मसल्स में हाइपरट्रॉफी इसी तरह से वर्क करती है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अपना जो बाइसेप है उसमें हम एक्सटर्नली लोड बढ़ाते हैं। मतलब कि जो डंबल है या पुली है या बारबेल है, किसी से भी हम जब बाइसेप कर्ल करते हैं
तो उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो बढ़ा रहे। आप समझ रहे हो? वो हमने जो बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था कि जो आपका फाउंडेशन है, मतलब कि आपके जो मसल्स है, उसके ऊपर हम एक्सटर्नली लोड बढ़ा रहे हैं। अब उसमें अगर हम मैकेनिकली लोड बढ़ाते तो उसमें हम वेट बढ़ाते, अगर उसमें हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ाते तो उस पर हम रिपीटेशंस बढ़ाते, लेकिन किसी भी तरह से हम अपने मसल्स के ऊपर लोड जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो अब जब ये लोड बढ़ेगा तो क्या होता है कि अपने जो मसल्स है, मतलब जो बेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एक्सटर्नल लोड ले पाए। तो अब जो ये मसल्स है, फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग की भाषा में हम समझ रहे थे, उसमें होता है ब्रेकडाउन। जो उसके फाइबर्स होते हैं उसमें ब्रेकडाउन होता है। अब जब ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर बॉडी उसको सेम जो हमने बिल्डिंग में समझा था कि जो पिलर्स है उसको हमें बड़े करने पड़ेंगे, तो बॉडी सेम उसको लग जाता है बड़े करने की प्रोसेस में। तो ये मसल फाइबर ब्रेकडाउन होने के बाद जब उसकी साइज बढ़ती है तो हम उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। आम भाषा में उसको हम मसल बिल्डिंग भी बोलते हैं। और अगर ये मसल फाइबर की अगर क्वांटिटी ही बढ़ रही हो, वो नंबर्स में बढ़ रहे हो, तो उसको हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी ये वीडियो फिर एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगा। फिर से अपने मुद्दे पे आते हुए कि ये जो नए लोग होते हैं जो जिम में नई नई ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसको हम थोड़ा सा भी एक्सटर्नल लोड देते हैं या लोड बढ़ाते हैं तो उनमें मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें हाइपरट्रोफी भी ज़्यादा अचीव होती है। तो इसलिए ये सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कि जो जिम के लिए नए हैं, नई नई ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, वो बॉडी रिकम्पोजिशन को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में अपने डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मतलब जिम में वर्कआउट करते हैं और फिर बाहर जाके दबा के खाते हैं, जो मिलता है सब कुछ ठूस लेते हैं। ना कभी अपने कार्बोहाइड्रेट की परवाह की, ना फैट्स की, ना प्रोटीन की, कुछ भी नहीं देखा है, जो मन में आया वो खाया है। तो ये दूसरी कैटेगरी है कि जो जिम तो जाते हैं, ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डाइट पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो भी बॉडी रिकम्पोजिशन कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे लोग कि जो काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद फिर से वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। कोई भी रीज़न की वजह से उनका वर्कआउट छूट गया हो, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इंजरी हो गई, या कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है जिनकी वजह से उनको वर्कआउट छोड़ना पड़ा, और 1 या 1.5 साल या उससे भी बड़े गैप के बाद वो वर्कआउट फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इन लोगों में भी बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है। मतलब कि ये लोग फेट लॉस के साथ साथ मसल बिल्डिंग भी अचीव कर सकते हैं। और ये लोग जब दूसरी बार मसल बिल्डिंग करना चालू करेंगे तो पहले जितना टाइम लगा था उससे बहुत कम टाइम में इस बार मसल बिल्डिंग अचीव कर लेंगे और अपना फैट लॉस का टारगेट भी बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी को एक फिजिक अचीव करने के लिए 4-5 साल का टाइम लग गया था, फिर उन्होंने 1-1.5 साल का गैप ले लिया वर्कआउट में से, तो दूसरी बार जब वो वर्कआउट शुरू करेंगे तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ही वो जो 5 साल की मेहनत से जो फिजिक अचीव किया था वैसा फिजिक वापस अचीव कर लेंगे। और ये पॉसिबल होता है आपकी मसल मेमोरी की वजह से। अब देखिए, ये मसल मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि आपके मसल्स के पास कोई याददाश्त होती है, नहीं, याददाश्त खाली आपके दिमाग के पास ही होती है। मसल मेमोरी का मतलब है कि आपके जो मसल फाइबर है उसमें फिर न्यूक्लियाई की संख्या ज़्यादा होती है। जब आप पहली बार हाइपरट्रोफी करते हो तब क्या होता है, जो मसल ब्रेकडाउन होते हैं उसमें जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो अपना जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दान कर देते हैं ये टूटे हुए फाइबर्स को। और जब फिर मसल एट्रोफी होती है, मतलब आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो और मसल की साइज फिर से छोटी हो जाती है, तब वो बड़े हुए न्यूक्लियाई तो वहीं पे रहते हैं, बस सिर्फ मसल्स की साइज छोटी होती है। तो जब आप दूसरी बार बॉडी बिल्डिंग चालू करते हो एक लंबे गैप के बाद, तब आपको ये न्यूक्लियाई जो ज़्यादा होते हैं उसको हम मसल मेमोरी बोलते हैं, उसकी वजह से आपका जो मसल बिल्डिंग का टाइम है वो कम हो जाता है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। बट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए कैलोरिक डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, आपका प्रोटीन इंटेक कैसे होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी स्लीप का जो इम्पैक्ट है आपके बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में।